वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो के माध्यम से हम होम साइंस के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले 2-3 मॉडल पेपर ऑलरेडी आपके जो है अपलोडेड है आपके यूट्यूब चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही। आप आसानी से उसको देख पा रहे होंगे। और आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट बना दी हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर की 2022 वाले जो महासंग्राम वीडियो थी, और जो 2022 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न थे उनके बारे में भी चर्चा हुई है उन प्लेलिस्ट की वीडियोस में। और इसके अलावा उसमें बहुत सारे मॉडल पेपर भी है 2022 वाले, तो उनको भी देख लीजिएगा। और 2023 के भी 2 मॉडल पेपर लगभग आपके होंगे। और इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ते हुए ये नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करूंगा। 2023 की परीक्षाओं के लिए होम साइंस का यह मॉडल पेपर है। पोषण के मूल तत्व और मानव विकास, ये आपके पेपर का नाम है। बीए प्रथम सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, गृह विज्ञान बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2023, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यानी पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। ठीक है, न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और उत्तर के बारे में चर्चा करने का प्रयास इसमें रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपके समक्ष आ चुका है पहला खंड। आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। खंड आ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या आपकी 10 होगी। 10 के 10 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, और 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। तो एक प्रकार से ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे कि भी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ऊतक क्या होता है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। तो ऊतक जो होता है, आप देखते हैं अनेक कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। यानी कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ठीक है, और यही यही जो कोशिकाएं होती हैं खास करके, इन्हीं कोशिकाओं तमाम प्रकार की जब कोशिकाएं क्या होती हैं, व्यवस्थित समूह में हो जाती हैं, तो उसी व्यवस्थित समूह को हम टिश्यूज बोलते हैं या फिर जिसको आप ऊतक बोलते हैं। ठीक है, और मानव शरीर में 4 प्रकार के हमारे ऊतक पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। 4 प्रकार के कौन कौन से। पहला तो होता है आपका उपकला ऊतक, दूसरा होता है आपका संयोजी ऊतक, तीसरा होता है आपका पेशीय ऊतक। ठीक है, और चौथा ऊतक है आपका तंत्रिका ऊतक। शरीर में ऊतकों के महत्व और कार्यों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ऊतक के बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारा महत्व होता है। थोड़ा सा अगर इसमें आप वो भी लिख देंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा और आप नंबर आपको मिल जाएगा, 50 शब्द भी पूरे हो जाएंगे। पहला महत्व या पहला एक प्रकार से कार्य ऊतकों का ये होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं अति सूक्ष्म आकार की होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, और वे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती हैं। और इन कार्यों को कौन करता है, फिर ऊतक करते हैं। यानी कोशिकाएं चूंकि बहुत छोटी होती हैं, इसीलिए वो शरीर शरीर की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाती हैं। तो जिन कार्यों की पूर्ति कोशिकाएं नहीं कर पाती हैं, उन कार्यों की पूर्ति करता है कौन, ऊतक करते हैं। बीए में भी और बीएससी में भी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 में खास करके होम साइंस से बीएससी भी होती है और बीए भी होता है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा महत्व ये होता है ऊतकों का कि ऊतकों की उपस्थिति के कारण से क्या होता है, श्रम का विभाजन भी होता है। जैसे कि विभिन्न ऊतक जो होते हैं अपने अपने विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं। यानी पेशीय ऊतक अपना काम अलग करता है, तंत्रिका ऊतक का अपना अलग काम होता है, संयोजी ऊतक का अलग काम होता है, उपकला ऊतक का अपना अलग कार्य होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के ऊतक है, चारों का अलग अलग अपना काम होता है। तीसरा इनका महत्व या विशेषता ये है या इनके कार्य ये होते हैं कि ऊतक मिल करके क्या बनते हैं, तमाम प्रकार के जब ऊतक इकट्ठा होते हैं और मिलते हैं तब अंग का निर्माण करते हैं। और उसको एक बड़े और विशिष्ट कार्य को सहायता कर मतलब कि करने में सहायता प्रदान करते हैं अंगों के। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कई प्रकार के इनके काम होते हैं। विभिन्न अंगों के बीच में आप देखते हैं कुछ ऊतक जो है संयोजन का कार्य भी करते हैं, जैसे रुधिर और लसीका विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने और लाने जाने से, एक प्रकार से जो ले जाना होता है एक से दूसरे अंग तक, चाहे लसीका की बात की जाए या खून की बात की जाए, तो उसमें ऊतकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा कुछ ऊतक शरीर की बाहरी वातावरण से भी सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा करने में सहयोग भी देते हैं। जैसे उपकला ऊतक जो होता है वो शरीर पर विशिष्ट आवरण बनाते हैं। तंत्रिका ऊतक क्या करता है कि जो बाह्य आघात होते हैं उनसे उनकी जो सूचना होती है तंत्रिका ऊतक को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, और उसके नियमन कार्य के रूप में उन अंगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने का जो काम होता है वो तंत्रिका ऊतक करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अनेक ऊतक शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाने में भी सहायता करते हैं। जैसे कि जो कंकालीय ऊतक होता है
और पेशीय ऊतक जो होता है, ये सब खास करके शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाते हैं, शरीर का स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं। तो इसके द्वारा शरीर के निर्माण के लिए या शरीर में तमाम प्रकार के कार्यों के लिए जाने जाते हैं ऊतक। ठीक है, शरीर कोशिकाओं से बनता है आपका ऊतक, ऊतकों से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र से बनता है आपका मतलब अंगक बनता है, और अंगक से आपका मतलब कि अंगक से अंगतंत्र, फिर उसके बाद में आपकी बनती शरीर यानी बॉडी। ये बात ध्यान रखें। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के कार्य थे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे आपसे बना है कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांतों की बात किया तो मनुष्य के दांत जो होते हैं खास करके आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? चूँकि दांतों का बहुत बड़ा योगदान होता है आहार के पाचन की प्रक्रिया में, चूँकि मुंह से ही जो आप भोजन करते हैं उसका पाचन शुरू हो जाता है, तो उसमें दांतों के द्वारा ही हम उसको चीड़ फाड़ करते हैं भोजन का। ठीक है, और दांत ग्रहण किए गए आहार को काटते हैं, फाड़ते हैं, चबाते हैं। तो ये तमाम प्रकार के कार्य दांतों का ही होता है। और दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएंगे। पहला होता है आपका कृंतक दांत, दूसरा होता है आपका भेदक दांत, ठीक है, जिसको रत्नक दांत भी कहते हैं। तीसरा होता है आपका अग्रचवर्णक, और आपका चौथा दांत होता है चवर्णक दांत। जो पहला दांत होता है आपका जिसको कहते हैं कृंतक दांत, कृंतक दांतों को छेदक दांत भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इनके किनारे जो होते हैं तेज धार वाले होते हैं कृंतक दांतों के, जिनको छेदक दांत भी कहा जाता है। और इनका कृंतक दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन को कुतरते हैं ये। ठीक है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरने का काम करते हैं। और 8 संख्या होती है इनकी, यानी कि 8 की संख्या में होते हैं कृंतक दांत यानी छेदक दांत जो होते हैं। और बच्चों वयस्कों में यानी कि छोटे बच्चों में, और जो जवान युवा पुरुष होता है, वयस्क मनुष्य होता है, उसमें भी बराबर होते हैं। ठीक है, कृंतक दांत या छेदक दांतों की संख्या बच्चों में और वयस्कों में बराबर होती है। दूसरा जो दांत होता है उसको कहते हैं भेदक दांत। भेदक दांत की बात की है तो भेदक दांत को हम रदनक दांत या श्वसन दांत भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कृंतक दांतों से अधिक लंबे होते हैं भेदक दांत, और नुकीले भी होते हैं। 4 की संख्या में ये होते हैं, यानी कि 4 की संख्या में होते हैं भेदक दांत। भोजन को काटना, चीरना, फाड़ना ये भेदक दांत ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो दांत है उसका नाम है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक दांतों की संख्या जो है वो 8 है। ठीक है, और इसके किनारे जो होते हैं चपटे होते हैं, चौकोर होते हैं, और रेखाओं के द्वारा बटे हुए होते हैं। ठीक है, दांतों में आप देखते हैं रेखाएं होती हैं, उसी के द्वारा बटे हुए होते हैं अग्रचवर्णक। इसके अलावा चौथा दांत जो मैंने बताया उसको कहते हैं चवर्णक दांत। चवर्णक दांत केवल वयस्कों में ही होते हैं, छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, बाद में विकसित होते हैं ये दांत। 12 की संख्या में लगभग चवर्णक दांत होते हैं। और इनके सिरे जो होते हैं चौरस व तेज धार वाले होते हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाने का काम। ठीक है, जिस चौभर वगैरह आपकी होती है चवर्णक दांतों में ही आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। चले, तो एक प्रकार से दांतों के प्रकार हो गए। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, भोजन का वर्गीकरण कीजिए। भोजन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, भोजन किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है भाई। तो भोजन का वर्गीकरण आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे भोजन होता क्या है, मीनिंग क्या होती है भोजन की, डेफिनेशंस क्या होती है। तो भोजन जो होता है, फूड जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, कोई भी पदार्थ होता है जो कि आप मुंह के द्वारा उसको ले सकें और शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, वह भोजन कहलाता है। भोजन एक प्रकार से वह परिपक्व या फिर एक प्रकार से वह आपाक की सामग्री होती है जिससे हमारा शरीर बनता है। यदि भोजन की उचित मात्रा आहार और उचित साधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वही होता है भोजन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं भोजन की परिभाषा में कि वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण किए जाने के बाद में ऊर्जा उत्पन्न करते हों, नए तंतुओं का निर्माण करते हों, और पुराने तंतु जो होते हैं, जो टूटे फूटे चीज़ें होती हैं या जो ऊतक होते हैं, उन ऊतकों की टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने में सहायता प्रदान करते हैं, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, शरीर के लिए आवश्यक यौगिकों के बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम भोजन कहते हैं। ठीक है, भोजन की बात की तो मुख्य रूप से भोजन जो होता है वो आपका 3 तत्वों के हिसाब से होता है। पहला होता है आपका पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, पहला। दूसरा होता है कार्य के अनुसार भोजन का प्रकार, और तीसरा होता है प्राप्ति के साधन के अनुसार भोजन। ठीक है, तो पहला जो होता है पोषक तत्वों के आधार पर, इसमें आपके 5 प्रकार के भोजन होते हैं। पहला जो होता है भाई, पहला जो होता है इसमें उसका नाम है
कार्बोज युक्त भोजन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब कि एक प्रकार से आपका जो बोलते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब ज़्यादा रहता है, जिसको कार्बोज युक्त भोजन कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है आपका वसा, यानी कि फैटी भोजन, जिसको आप कहते हैं वसा युक्त भोज्य पदार्थ, यानी आयली पदार्थ। तीसरा आपका होता है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। चौथा होता है आपका खनिज युक्त लवण युक्त भोज्य पदार्थ जो होता है, जिसमें खनिज तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। और पांचवा होता है आपका विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ। तो ये 5 प्रकार के भोजन आपके होते हैं पोषक तत्वों के आधार पर। जबकि दूसरा जो आधार है वर्गीकरण का, वो रहता है भोजन मतलब कि कार्य के अनुसार। ठीक है, तो पहला होता है निर्माणकारी भोजन, यानी शरीर क्रियात्मक भोजन। ठीक है, खास करके ओके, कार्य के अनुसार भोजन का वर्गीकरण जो, तो पहला निर्माणकारी भोजन। ठीक है, निर्माणकारी मतलब जो एक प्रकार से शरीर का निर्माण करते हैं। दूसरा शक्तिवर्धक, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, यानी कि जो हमको शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उस प्रकार के भोजन। तीसरे वे भोजन होते हैं आपके नियामक या सुरक्षात्मक भोजन, यानी कि जो हमारे शरीर का मरम्मत करते हैं या फिर हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, तो वो भोजन आपके होते हैं तीसरे में। और अगर तीसरे कैटेगरी की बात की जाए, प्राप्ति के स्थान के आधार पर या प्राप्ति के साधन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, तो 2 प्रकार के भोजन होते हैं। एक तो होता है आपका वनस्पति जगत से हमको भोजन मिलता है, और एक पशु जगत से भोजन मिलता है हमको। ठीक है, यानी कि अगर मांस मछली वाला तो वो भोजन, एक होता है वनस्पति जगत से, यानी कि जो हम खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी वाला। तो एक प्रकार से भोजन का वर्गीकरण हो गया। मैंने आपको क्लियर तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और महासंग्राम वीडियो जो 2022 वाली उसको भी देख लीजिएगा, और 2023 का एक मॉडल पेपर और पड़ा हुआ है उसको भी देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न है पोषण का अर्थ और परिभाषा समझाइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? पोषण, पोषण यानी कि जिसको आप अंग्रेजी में न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसका अर्थ बताना है और परिभाषा बतानी है। ठीक है, तो पोषण के बारे में चैम्बर्स डिक्शनरी में बताया गया उसका अर्थ। उसमें कहा गया कि एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ नर्सिंग, यानी भोजन चूसक कार्य अथवा प्रक्रिया, उसका अर्थ होता है पोषण का। चूसक शब्द का मतलब होता है भोजन के प्रमुख तत्वों को खींच करके शरीर के एक अंग को बनाना। ठीक है, तो भोजन के जो प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ठीक है, लवण, खनिज तत्व, ठीक है, जल, या तमाम प्रकार के और भी जो तत्व होते हैं, खास करके 6 पोषक तत्व ही होते हैं। तो उन 6 पोषक तत्वों के को इकट्ठा करके और शरीर का अंग निर्माण करना, शरीर को आगे बढ़ाना, शरीर का विकास करना, तो होता है आपका पोषण। पोषक मतलब पोषण की परिभाषा को देते हुए काउंसिल ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशंस ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने परिभाषा दी है भोजन मतलब पोषण की। उसमें मतलब कि ये संस्था कहती है, काउंसिल ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो परिभाषा दी गई पोषण की, वह यह है कि ये इसके द्वारा बताया गया कि पोषक जो होते हैं, भोजन पोषक तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य, उनके आपस में संबंध तथा स्वास्थ्य एवं बीमारी से संबंध, संतुलन तथा वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं, जैसे पचाना, अवशोषित करना, परिवहन, प्रयोग तथा उत्सर्जन आदि का विज्ञान होता है पोषक विज्ञान, जो भोजन मतलब कि जो पोषण होता है। ठीक है, ये बात है। जे.ई. पार्क और के पार्क कहते हैं कि पोषण का अभिप्राय उस शक्तिमान प्रक्रिया से होता है जिसमें लिए गए भोजन का उपयोग शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है। तो यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कई सारे तत्व विद्यमान रहते हैं, उन्हीं तत्वों का जब उचित प्रयोग हो जाता है शरीर में, तो होता है पोषण। यही होता है पोषण। ठीक है, समझ में आगे बातें, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है, सुपोषण, कुपोषण और अपर्याप्त पोषण में संक्षिप्त में समझाइए। तो सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? सुपोषण अथवा उत्तम पोषण का मतलब होता है कि जिससे व्यक्ति जो होता है शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहे, कार्य क्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो। ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में ग्रहण करता है, उसको संतुलित आहार मिलता रहे। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में और उचित अनुपात में मिले हुए होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिदिन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिस आहार में, उसको संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार देते समय खास करके कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहली बात, उसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए, उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उचित अनुपात में होने चाहिए, ऊर्जा की उचित इकाइयाँ प्रदान करता हो वह भोजन। ठीक है, इसके अलावा वह आहार आसानी से पाचन योग्य हो, रुचिकर हो, आकर्षक हो, सुगंधित हो, स्वादिष्ट हो। इस प्रकार का भोजन आपका संतुलित आहार कहलाता है। इसके अलावा
सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वो भोजन हो तब वो आहार संतुलित आहार बोला जाएगा। मौसम और उपलब्धता को ध्यान में रख करके जब खाद्य पदार्थों का चयन किया जाता है तो संतुलित आहार कहलाता है। तो कुल मिलाकर के संतुलित आहार ये होता है। तो संतुलित आहार के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति का भोजन मिलता है, संतुलित आहार करता है, तो सुपोषण कहा जाएगा। जबकि बात की जाए कुपोषण की, तो कुपोषण जो होता है इसको आप मल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जब भोज्य पदार्थ गुण व जो है परिमाण में अपर्याप्त लिए जाएं, जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति ना हो पाए, तो वह कुपोषण की स्थिति कही जाती है। ठीक है। और उत्तम पोषण की ठीक विपरीत अवस्था होती है कुपोषण की अवस्था। जो सुपोषण होता है वो अच्छा पोषण होता है, अच्छे तरीके से शरीर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन जब क्या होता है, लेकिन जब वही जो है जो पोषण होता है उसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज तत्व ये सब जब नहीं मिल पाते हैं तो वही भोजन आपका होता है, वही आपका जो हो जाता है कुपोषण में बदल जाता है। ठीक है। जब शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति जिस भोजन से नहीं हो पाती है तो उस प्रकार का पोषण आपका कुपोषण कहलाता है। और अगला आपका आता है अपर्याप्त पोषण, अंडर न्यूट्रिशंस। अपर्याप्त पोषण का मतलब उस पोषण से होता है या उस कुपोषण से होता है जिसमें भोजन की मात्रा व पोषक तत्वों की पूर्ति शरीर की आवश्यकता व आयु के अनुरूप नहीं होती है। इसके परिणाम स्वरूप अल्प पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक होता है उत्तम पोषण, एक होता है कुपोषण। तो जो उत्तम पोषण होता है वो संक्रामक रोगों की जो है रोग होने की संभावना काफ़ी कम होती है उत्तम पोषण लेने से। कुपोषण करने से संक्रामक रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा उत्तम पोषण या सुपोषण का तात्पर्य होता है कि भूख और पाचन क्रिया उत्तम रहती है, अच्छी रहती है, जबकि भूख कम हो जाती है कुपोषण करते करते और अधिकतर अपाचन रहता है। ठीक है। इसके अलावा उत्तम पोषण में क्या होता है, शारीरिक कार्य करने में थकावट कम महसूस होती है, जबकि कुपोषण में थकावट आपको महसूस होगी, बहुत जल्दी आप थक जाएंगे। इसके अलावा उत्तम पोषण करने से या सुपोषण करने से श्लेष्मा झिल्ली का रंग गुलाबी होता है, जबकि कुपोषण अगर आपका हो रहा है तो श्लेष्मा झिल्ली का रंग जो होता है वो नहीं होता, मतलब कोई रंग नहीं होता, रंगहीन हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा उत्तम पोषण से शरीर का आकार, भार, लंबाई तथा शरीर का अनुपात जो होता है पूर्ण रूप से उम्र के हिसाब से ही बढ़ता है, जबकि इस कुपोषण में क्या होता है व्यक्ति अधिक भार हो जाता है, कभी कभी किसी व्यक्ति का कम भार हो जाता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। तो ये कुपोषण करने के ये नकारात्मक परिणाम होते हैं। इसके अलावा उत्तम पोषण की बात करें तो आंखों में ताजगी तथा बाल चमकीले व मुलायम हो जाते हैं। आंखों के नीचे कुपोषण में क्या होता है कि आंखों के नीचे नीले गड्ढे पड़ जाते हैं, काले गड्ढे पड़ जाते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, अधिक झड़ने लगते हैं बाल। तो ये सब कुपोषण का ही परिणाम होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका कुपोषण, सुपोषण और अपर्याप्त पोषण समझा दिया मैंने। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव विकास की परिभाषा दीजिए। मानव विकास की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से आपसे पूछी गई, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है मानव विकास के बारे में, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। बताइए भाई, मानव विकास की परिभाषा आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मानव विकास किसे कहते हैं, फटाफट से बताइएगा। मानव विकास क्या होता है, मानव विकास की परिभाषा दीजिए। तो मानव विकास की बात की तो सैली वेंडकोस ओल्डस ये कहते हैं मानव विकास की परिभाषा को देते हुए, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताते हुए, कि मानव विकास का क्षेत्र मनोवैज्ञानिक शोधों की वह शाखा होती है जो मानव का गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी एक ऐसी शाखा मनोविज्ञान की, ठीक है, मानव विकास जो होता है मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की वह शोध शाखा होती है। कौन सी शोध शाखा होती है, जो कि मनुष्य का गर्भाधान जब से शुरू होता है। गर्भाधान मतलब कि क्या होता है कि जब एक प्रकार से मनुष्य माता के उस वहाँ पर एक प्रकार से पुरुष और महिला का समागम होने के बाद में क्या होता है कि उसका शुक्राणु जो है अंडाणु से मिल करके एक प्रकार से जब वो शिशु रूप धारण करने लगता है, यानी कि जब ये प्रक्रिया हुई थी गर्भाधान की प्रक्रिया, ठीक है, तो उसी प्रक्रिया के शुरू से वहीं से मतलब कि लेकर के और मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक की प्रक्रिया का एक प्रकार से शोध करता है, वही विषय आपका मानव विज्ञान मतलब मानव विकास उसी को कहते हैं। ठीक है। जबकि डायना पेपलिया कहते हैं कि मानव विकास व्यक्ति कैसे परिवर्तित होते हैं तथा लंबे समय तक वे किसी प्रकार मतलब कि वे कैसे बने रहते हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कुल मिलाकर के मानव विकास जो होता है गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक संपूर्ण जीवन अवधि में होने वाले जो विकास होते हैं और जो व्यवहार का होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है मानव विकास। ठीक है, समझ में आ गई बातें। ये है आपका मानव विकास। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 7वां प्रश्न आपका, अंडाणु और शुक्राणु में क्या अंतर है बताएं।
बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपका। अंडाणु और शुक्राणु में क्या अंतर है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। अंडाणु और शुक्राणु में क्या अंतर होता है, बताएं भाई। एग्जाम में ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो अंडाणु क्या होता है भाई और शुक्राणु क्या होता है। अंडाणु को ओवम बोलते हैं अंग्रेजी में, आपको पता होगा, ठीक है। चले, अंडाणु जो होता है ये स्त्री प्रजनन ग्रंथि यानी जो अंडाशय होता है उसमें विकसित होता है, ठीक है। यानी अंडाणु जो ओवम होता है ये स्त्री प्रजनन ग्रंथि अंडाशय में विकसित होती है, जबकि शुक्राणु जो होता है पुरुष प्रजनन ग्रंथि जो होता है वृषण, टेस्टिस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसमें विकसित होता है, ठीक है। वृषण में विकसित होता है शुक्राणु, जबकि अंडाणु की बात करें तो अंडाशय में जो कि स्त्री प्रजनन ग्रंथि है अंडाशय, उसमें अंडाणु बनता है, और पुरुष प्रजनन ग्रंथि होती है वृषण, जिसमें शुक्राणु का एक प्रकार से क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं या विकास होता है उसका। दूसरा अंतर ये होता है शुक्राणु और अंडाणु में कि जो अंडाणु होता है शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है, जिसकी परिधि 0.1 मिलीमीटर होती है अंडाणु की। जबकि अगर मैं बात करूं शुक्राणु की, तो शुक्राणु जो होता है शरीर की सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक होती है, जिसकी परिधि जो होती है 0.05 मतलब कि मिलीमीटर होती है। ये पुरुष प्रजनन ग्रंथि वृषण का एक प्रकार से होता है शुक्राणु, जबकि अंडाणु महिलाओं के लिए, ठीक है। तीसरी बात, ये तीसरा अंतर इसमें अंडाणु और शुक्राणु में ये है कि अंडाणु जो होता है ये गोल होता है, शुक्राणु जो होता है गोल सिर, बेलनाकार व लंबी पूंछ वाला होता है। इसकी आकृति टैडपोल के समान होती है, ठीक है। चौथे अंतर की अगर बात की जाए अंडाणु और शुक्राणु में, तो अंडाणु जो होता है निषेचित डिंब के पोषण के लिए इसमें योक पाया जाता है, जबकि शुक्राणु में कोई योक नहीं पाया जाता है। पांचवा अंतर ये आप लिख सकते हैं कि अंडाणु जो होते हैं इसमें गति नहीं होती है, मांसपेशियों के संकुचन विमोचन से गतिमान है, जबकि शुक्राणुओं की बात की तो पूंछ के द्वारा गति करता रहता है शुक्राणु, और 1 मिनट में लगभग 3 मिलीमीटर की दूरी तय करता है शुक्राणु, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। छठा अंतर जो होता है आपका अंडाणु और शुक्राणु में, अंडाणु जो होता है माह के यानी महीने में सामान्यतः एक विकसित होता है, मतलब एक विकसित होता है, जबकि शुक्राणु जो होते हैं 4-5 दिन में कई हजार मिलियन विकसित हो जाते हैं शुक्राणु। यानी शुक्राणु ज़्यादा बनते हैं, अंडाणु बनने एक प्रकार से 1 महीने में लगभग एक विकसित होता है जो शुक्राणु, मतलब कि जो अंडाणु होता है। बाकी शुक्राणु जो होते हैं 4-5 दिनों में कई हजार मिलियन विकसित हो जाते हैं, ठीक है। सातवां अंतर आप ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक अंडाणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि शुक्राणुओं की बात किया तो आधे परिपक्व शुक्राणु में 22 मेल व एक जो है फीमेल एक प्रकार से क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब एक मेल 22 मेल और एक बेमेल जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा अंतर हो गया। क्लियर, समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा अंतर हो गया। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, आठवां प्रश्न आपका संवेग क्या होता है। संवेगात्मक विकास जो बच्चों का होता है उसी संदर्भ में आपका संवेग किसे कहते हैं। तो संवेग जो होता है आपका एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति जो होता है किसी न किसी रूप में विचलित या उद्वेलित हो जाता है। यानी कि लगभग अगर संवेग जो होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है तो प्रसन्नता होती है व्यक्ति को, जैसे प्रेम या सुख जब होता है तो एक प्रकार से आप देखते हैं प्रसन्नता होती है। यदि संवेग निषेधात्मक यानी कि नेगेटिव होता है तो चिंता और भय का लोग अनुभव करते हैं। संवेग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। संवेग का सीधा सा मतलब होता है आपका इमोशंस, ठीक है। तो इमोशंस आपके अच्छे भी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। संवेग जो है एक प्रकार से अंग्रेजी भाषा के या आंग्ल भाषा के इमोशन शब्द से बना हुआ है। इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से हुई है, जिसका मतलब होता है हिला देना या झकझोर देना या उत्तेजित कर देना, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार की परिभाषाएं भी दी हैं संवेग की, इन्हीं इसके अर्थ के आधार पर। P.T. यंग महोदय कहते हैं कि संवेग संपूर्ण जीवन का वह मूलतः मनोवैज्ञानिक तीव्र उद्वेग होता है जिसमें कि चेतन, अनुभूति, व्यवहार एवं जटारिक क्रियाएं सन्निहित रहती हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग जीव शरीर की उत्तेजित अवस्था, मतलब उत्तेजित अथवा तीव्र अवस्था होती है। यह अनुभूति की उस रूप में उत्तेजित अवस्था होती है जिसमें कि वह व्यक्ति को स्वयं प्रतीत होती है, और यह पेशिक और ग्रंथिक क्रिया की गड़बड़ी है जैसा कि बाह्य निरीक्षक से प्रतीत होता है। इमोशंस जो होते हैं, आपने कोई चीज़ देखा, अगर आपको कुछ अच्छा हो गया तो आप एक ऐसे आप किसी से जब प्रेम करते हैं
तो थोड़ा सा अच्छा इमोशन आता है, फीलिंग अच्छी थी, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। लेकिन जब वही एक प्रकार से क्या होता है, प्रेम में अस्थिरता है, प्रेम में एक प्रकार से ब्रेकअप वगैरह है, फिर अन्य प्रकार की कोई मर जाता है, या आप देखते हैं तो कई प्रकार के इमोशंस बदलते रहते हैं। आप रोते हैं, दुखी होते हैं, कई प्रकार के इमोशंस होते हैं। कभी आप शांत होते, कभी आप दुखी होते, कभी आप बहुत ज़्यादा विलाप करने लगते हैं। तो ये सब इमोशंस ही होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो संवेग यही होता है। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं संक्षेप में समझाइए। प्रश्न आपका अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भकालीन अवस्थाओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या भाई? गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं संक्षेप में बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। गर्भकालीन अवस्थाएं संक्षेप में बताइए। तो गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं की अगर बात की जाए तो भ्रूण का विकास एक सतत सतत प्रक्रिया होती है जो डिंब से लेकर के पूर्ण विकसित शिशु के निर्माण तक चलती रहती है। और कुछ विद्वानों ने गर्भकाल के विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा है, परंतु हम गर्भकाल में हो रहे इस विकास को 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो कि आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो गर्भकालीन जो विकास होता है ये 3 अवस्थाओं में। पहला जो होता है आपका डिंबावस्था, या जिसी को हम बीजावस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो डिंबावस्था या पीरियड ऑफ ओवम जिसको आप बोलते हैं, या फिर जिगोटिक स्टेज बोलते हैं, डिंबावस्था या बीजावस्था। तो जिस दिन क्या होता है, शुक्राणु एवं डिंब के संभोग से गर्भ की स्थिति होती है, तब से लेकर के दूसरे सप्ताह के अंत तक बीजावस्था होती है। इसी को बोलते हैं डिंबावस्था या बीजावस्था, ठीक है। यानी जब एक प्रकार से शुक्राणु डिंब के संभोग से गर्भ की स्थिति होती है, उसी दिन से लेकर के और दूसरे सप्ताह तक ये डिंबावस्था या बीजावस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था जो गर्भकालीन होती है वो होती है भ्रूणावस्था, पीरियड ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। तो जो भ्रूणावस्था होती है, इस अवस्था में बीज जो होता है वो क्या हो जाता है, वो भ्रूण बन जाता है। भ्रूण माने थोड़ा सा आकार प्रदान करने लगता है, शिशु का रूप धारण करने लगता है। भ्रूणावस्था जो होती है दूसरे सप्ताह से लेकर के आगे के 6 सप्ताह तक चलती रहती है। और तीसरी जो अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था या गर्भावस्था जिसको कहते हैं, पीरियड ऑफ फोएटस। तो यह अवस्था जो होती है दूसरे महीने से के अंत से लेकर के शिशु के जन्म तक चलती रहती है, और इस अवस्था का विचलन 18 से 40 सप्ताह तक हो सकता है। और इस काल में जीवन के सामान्य विकास की अपेक्षा विकास और वृद्धि अत्यधिक तीव्र होती है। कुल मिलाकर के गर्भकालीन ये अवस्थाएं होती हैं। गर्भकालीन अवस्थाएं जो होती खास करके जो 9 महीने के समय होता है उसको गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। और वैज्ञानिकों के मतानुसार यह अवस्था 9 माह या फिर 10 चंद्रमास या लगभग 280 दिन की होती है। और इसमें समय में कमी और अधिकता भी हो सकती है, समय कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कारमाइकेल कहते हैं कि यह समय कम से कम 190 दिन और अधिकतम 334 दिन का भी हो सकता है गर्भकालीन अवस्था का, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 9 महीने वाली इस गर्भकालीन अवस्था का प्रसार गर्भाधान के समय से लेकर के जन्म के पहले तक होता है। और इस अवस्था में तमाम मतलब कि अवस्थाओं की तुलना में विकास की जो गति होती है बहुत तीव्र होती है, और जो भी परिवर्तन होते हैं मुख्यतः शारीरिक हो सकते हैं। समस्त शारीरिक रचना, भार, आकार में वृद्धि, आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। यानी कि यहाँ पर मानसिक विकास नहीं होता है बच्चे का ज़्यादा, केवल शारीरिक विकास ही होता है, कुछ कुछ मात्रा में उसके विकास होते हैं। गर्भावस्था कई प्रकार की होती है और यह अवस्था गर्भाधान से लेकर के जन्म के पूर्व तक चलती रहती है। और इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में विकास ज़्यादा तीव्र गति से होता है, शारीरिक विकास ही होता है। समस्त शरीर रचना, भार, आकार, आकृति, इन सभी का निर्माण जो होता है वो गर्भकालीन अवस्था में ही होता है। तो ये एक प्रकार से इसमें लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताएं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है? तो हरलाक महोदय जो हैं वो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत पहला अंतर उन्होंने बताया कि बाल विकास के अंतर्गत बालक के विकास पर वातावरण व अनुभवों का प्रभाव देखा जाता है, जबकि बाल मनोविज्ञान में ऐसा नहीं है। दूसरा अंतर जो बताया इन लोगों ने बताया कि बाल विकास में बच्चे की विकास प्रक्रिया में किन परिस्थितियों के कारण से अंतर आता है, उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, विकास के परिणाम व उपादान का अध्ययन किया जाता है। तीसरा अंतर यह है कि बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर के शिशु के विकास का अध्ययन किया जाता है,
जबकि बाल मनोविज्ञान में जन्म के उपरांत शिशु के विकास का अध्ययन किया जाता है। चौथा अंतर यह है कि बाल विकास में बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ बालक के शारीरिक व्यवहार, रुचि तथा लक्ष्यों में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, बाल व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ये थोड़ा सा अंतर होता है, इसको आप लिख देंगे तो हो जाएगा आपका। इस प्रकार से ये आपका लगभग 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आगे हम बढ़ते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको केवल 5 प्रश्न करने होंगे। 8 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे खंडवा से। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका है, प्रश्न क्या है, गृह विज्ञान में स्वामी एम स्वामीनाथन का योगदान लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, प्रश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए तीसरा नंबर, लाल रक्त कणों तथा श्वेत रक्त कणें जो हैं उनमें क्या अंतर होता है बताएं। अगले मॉडल पेपर में इस प्रश्न का उत्तर हो चुका, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, गर्भावस्था में आहार का आयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा अभी जाकर के अपने सीरीज वगैरह में जो भी आप लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, या फिर आप हमारा महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, या फिर 2022 वाला या फिर 2023 का इससे पहले वाला मॉडल पेपर अगर आप देख लीजिएगा तो हो जाएगा आपका। बाल अध्ययन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम की परिभाषाएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में बालक के शारीरिक विकास का अर्थ बताइए। बढ़िया प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। और लघु उत्तरीय का अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये 8 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लघु उत्तरीय में यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। लघु उत्तरीय से दीर्घ उत्तरीय के अगर आगे हम बढ़ते हैं तो दीर्घ उत्तरीय में कैसे प्रश्न, केवल 2 प्रश्न करने होंगे खंड 7 से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कितने शब्दों में, 500 शब्दों में लिखना है। केवल 2 प्रश्न करने, 4 क्वेश्चन आपको दिखेते हैं। प्रश्न है आपका कि गृह विज्ञान के अध्ययन के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाइए। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, पोषक तत्वों से आप क्या समझती हैं, विभिन्न पोषक तत्वों के नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में एकदम से आना एकदम से तय है। अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर आपका कि पाक क्रिया से आप क्या समझती हैं, भोजन पकाने के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास हम करते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार से इन चीज़ों को करते रहें। आने वाले समय में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन आप इतने ये क्वेश्चन हो चुका है, मैंने सोचा कुछ चीज़ें आपको बता दी जाएँ ताकि आप आसानी से कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।